हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग कर रहे हैं साइंस की एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी में जो साइंस विषय है उसके मुख्य रूप से देखा जाए तो आप विज्ञान जब पढ़ने जाएंगे एनसीईआरटी का क्लास 6 to 10 का, तो उसमें एक ही विज्ञान की किताब में पूरा केमिस्ट्री, फिजिक्स और आपका बायो दे दिया है, हालांकि पारिस्थितिकी भी दिया है। तो उसको हम लोग वर्गीकरण करके, क्लासिफिकेशन करके तब पढ़ रहे हैं। जैसे हम लोगों ने पहले कवर किया बायोलॉजी क्लास 6 to क्लास 10 तक, उसके बाद से हम लोग शुरू कर रहे हैं जो फिजिक्स है वो, जिसमें से क्लास 6, 7, 8 का जो फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान, वो हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम लोग क्लास 9th का जो फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान है, उसको कवर कर रहे हैं, जिसमें से हमने पिछली क्लास तक हम लोग जो है लगभग 2 चैप्टर जो है कवर किया था, जिसमें से पहला चैप्टर तो जो था वो मोशन से संबंधित था, गति से संबंधित था, और दूसरा जो चैप्टर था वो हम लोगों ने कवर किया जो फोर्स से संबंधित था, बल से संबंधित था। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने बल पढ़ा, बल के प्रकार को पढ़ा, इसको समझा, संतुलित बल क्या होता है उसको समझा, असंतुलित बल क्या होता है उसको समझा, संतुलित बल लगने से क्या किसी वस्तु की अथवा किसी पिंड की स्थिति में परिवर्तन होती है कि नहीं होती है, इसको भी समझे हम लोग। साथ साथ ये भी हम लोग जानने की कोशिश किए कि जो बल होता है उसका मात्रक क्या होता है। फिर ये भी हम लोग समझने का प्रयास किए कि जो वह बल होता है, जो संतुलित या असंतुलित बल होता है, तो बल एक कैसा राशि है, सदिश है कि अदिश है। बहुत सारे जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, या फिर से आप देखेंगे जो स्टेट पीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं, उसमें जो साइंस की जो भूमिका होती है, उसमें से आपका बायोलॉजी और फिजिक्स या केमिस्ट्री, जो एनसीईआरटी ऑन द होल पे कहा जाए, उसमें बहुत ही ज़्यादा इसकी भूमिका होती है। तो इस तरह से हम लोग अच्छे तरह से उसको कवर कर रहे हैं। तो जल्द से जल्द सभी लोग जुड़ जाइए ताकि हम लोग चलें। आज अपना अगला जो चैप्टर है क्लास 9th का जो फिजिक्स का है, आज का आपका चैप्टर है ग्रेविटेशन का, गुरुत्वाकर्षण का। तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जो दिया हुआ है क्लास 9th की एनसीईआरटी में, उससे अलग भी जानकारी कुछ होगी, उसको भी जानने का हम लोग प्रयत्न करेंगे। तो आइए जल्द से जल्द सभी लोग जुड़ जाइए और अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि हम लोग अपने क्लास को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। आइए चलते हैं। तो पहले हम लोग चलें गुरुत्वाकर्षण पहले देखें कि होता क्या है, यानी ग्रेविटेशन क्या होता है। तो ग्रेविटेशन क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण। अब आपको मैं ले चलता हूं थोड़ा सा जियोग्राफी की तरफ, भूगोल की तरफ। भूगोल में आप देखे होंगे कि ये पृथ्वी है, और पृथ्वी के आप भू प्रॉपर्टी पे क्या करते हैं, रहते हैं। यानी हम जो है पृथ्वी के, ये जो हमारी पृथ्वी है और इसका जो भू प्रॉपर्टी है, भू प्रॉपर्टी माने सबसे बाहरी जो क्रस्ट है, ये क्रस्ट जिसको क्रस्ट कहा जाता है, ये सबसे बाहरी जो भाग है उस पर हम निवास करते हैं। ये वाला जो भाग हो गया, यह भाग कौन सा है, और यह भाग, यह आपको पता है कि पोलर भाग है, ध्रुवी भाग है। और ये जो भाग है, जो 0 अंश की अक्षांश रेखा होती है, वह आपका क्या कहलाती है, वह आपका कहलाती है भूमध्य रेखा। कौन सा रेखा, भूमध्य रेखा, या इसी को आप कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। यहां तक तो समझ में आ रहा होगा। अब आप पढ़े भी हैं, जब चुंबक वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, चुंबक क्या होता है, जो दो वस्तुओं के संपर्क के कारण लगता है, कि असंपर्क के कारण लगता है, असंपर्क के कारण लगता है, ठीक है। और संपर्क के कारण में कौन सा हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा घर्षण बल। तो असंपर्क के कारण लगता है। तो इसमें चुंबक वाले में हम लोग पढ़े थे कि ध्रुव पर चुंबकत्व ज्यादा है। ठीक वैसे ही गुरुत्वाकर्षण में देखा जाए तो गुरुत्वाकर्षण में चूंकि पृथ्वी हमारी पूर्णतः जो है वो सर्कल नुमा नहीं है, गोल नहीं है, तो पृथ्वी पर एक आंतरिक बल लगाया जाता है जो किसी वस्तु को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, खींचता है। उसी बल को क्या कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। अब आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ पे लगता होगा पृथ्वी पर अगर बात किया जाए, और सबसे कम कहाँ पे लगता होगा पृथ्वी की अगर बात किया जाए वहां पे, तो यहां से थोड़ा सा अगर ये चपटा अगर बना दे इसको, थोड़ा सा ये और थोड़ा सा इसका बढ़ जाए रेडियस, तो इसमें क्या होगा, ये दूरी थोड़ी सी कम हो जाएगी और यह दूरी आपका बढ़ जाएगा। तो जब ये दूरी बढ़ जाएगी, इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यह दूरी पास हो गई तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी ध्रुवों पर, यानी जैसे विषुवत रेखा से आप ध्रुवों की ओर जाएंगे तो होता क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता है, ठीक है। और अगर विषुवत रेखा पर देखें आप या भूमध्य रेखा पर देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वह कम होता है, ठीक है।
तो ऐसे स्टेटमेंट भी आपसे पूछ सकता है कि जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता है कि घटता है, तो बढ़ता है। अब भाई ध्रुवों से अगर आप विषुवत रेखा की तरफ आ रहे हो, भूमध्य रेखा की तरफ आ रहे हैं, तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स का मान क्या होता है, घटता है, घटने का काम करता है। ठीक है, तो साफ साफ हम लोगों ने ये देखा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। एक प्रकार का पृथ्वी के द्वारा लगाया गया एक ऐसा आंतरिक बल होता है जो किसी वस्तु को अपने ओर आकर्षित यानी खींचने का काम करता है, जो किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का काम होता है। अब आप पूछेंगे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, यह गुरुत्वाकर्षण बल आपका संपर्क बल में आएगा कि असंपर्क बल में आएगा। जैसे हम लोग बल पढ़े थे, बल के ही सब प्रकार हैं, जैसे संतुलित बल, असंतुलित बल, ये सारी चीजें सब बल के प्रकार हैं। तो उसमें से अगर पूछा जाए कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, वह आपका मुख्य रूप से अगर देखा जाए किसके अंतर्गत आ जाएगा, संपर्क में या असंपर्क में, तो यह आ जाता है असंपर्क में। किसमें, असंपर्क बल भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो पृथ्वी के द्वारा जो किसी पिंड पे लगाया गया बल होता है उसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रहा होगा कि यह पृथ्वी, आखिर कोई तो इसकी एक सीमा होगी जहां तक कि वह वस्तु को अपनी ओर क्या कर रहा होगा, खींच रहा होगा। उससे आगे की जो सीमा होगी, जैसे चुंबक में हम लोग देखे थे कि चुंबक की भी अपनी एक सीमा होती है, एक क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र तक ही वह क्या कर सकता है, किसी वस्तु को, यानी लौह युक्त वस्तु हो या चुंबक हो, उसको आकर्षित कर सकता है, जिसको चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। उसके अंतर्गत, उस चुंबकीय रेखाओं के अंतर्गत ही अगर कोई वस्तु आ रहा है, कोई पिंड आ रहा है, तभी क्या होगा, वह उसकी ओर आकर्षित होगा, अन्यथा नहीं होगा। सीधी सी बात है। ठीक वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में भी क्या ऐसा होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल में भी क्या ऐसा होता है, तो बिल्कुल हाँ। यानी गुरुत्वाकर्षण बल भी एक नियत बिंदु तक लगता है, उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता है। यानी एक नियत बिंदु तक ही पृथ्वी वस्तु को क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है, उसके बाद से नहीं करती है। ठीक है, यूं मान लीजिए जैसे चुंबकीय बल जो रेखाएं होती हैं, वह जहां तक जाती है वहां तक के चुंबक के जो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं उसमें उपस्थित जो वस्तु होता है, जो पिंड होता है, उसको आकर्षित करने का काम करती है। ठीक वैसे ही जो यह गुरुत्वाकर्षण फोर्स है, यानी ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण जो बल है, वहां तक ही जाएगा जहां तक ही इसकी रेखाएं जाती होंगी, सपोज दैट। ठीक है, उससे अपर जाएगा तो वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करेगा। अब आप पूछेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल अगर कार्य नहीं करेगा तो क्या होगा, तो वहां से वो वस्तु को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएगा, यानी पृथ्वी की ओर खींच नहीं पाएगा। पहली बात ये हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर गुरुत्वाकर्षण बल से, यानी गुरुत्वाकर्षण बल का जो प्रभाव है, उससे अगर किसी पिंड को, किसी वस्तु को बचना है, तो उसका वेग कम से कम कितना होना चाहिए, तो उसका वेग होना चाहिए कितना, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी अगर वह वस्तु या अथवा वह पिंड 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से गति कर रहा है, यानी एक सेकंड में लगभग 11.2 किलोमीटर, जिसको प्लायन वेग भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, प्लायन वेग भी कहा जाता है। इस वेग से अगर वो गति कर रहा है, तब तो वह उस पे, यानी उस पिंड पे गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करेगा। अगर उससे कम स्पीड से अगर वो गति कर रहा है तो गुरुत्वाकर्षण बल के दायरे में आ जाएगा। अब आती है बात ठीक वही, जैसे आप पढ़े भी होंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किसने किया था, तो सर आइजैक न्यूटन ने किया था। अच्छा ठीक है, क्या उससे पहले, अच्छा कैसे किया था सर आइजैक न्यूटन ने, तो सेब के बगीचों में बैठा हुआ था, सेब का एक सेब जो है गिरा, और गिरा तो उस पर सोचने लगा कि सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। क्या उससे पहले सेब नीचे नहीं गिरता होगा? क्या उससे पहले कोई वस्तु, जैसे आम है, अगर वह वृक्ष पे फल देता है आम का, तो वह पकता होगा तो नीचे नहीं गिरता होगा? क्या उससे पहले वह ऊपर जाता होगा? नहीं। हाँ, वो अलग चीज़ है, उसकी थिंकिंग वहाँ पे गई, उसने उसका थ्योरम दिया, उसने उसका निष्कर्ष निकाला। ठीक है, अब बल की परिभाषा में भी ये सारी चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं पिछले वीडियो में, तो जो लोग अभी नए जुड़े हैं वो जाके पिछले क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। फिर अगला पॉइंट हमारा क्या है, तो हम लोग क्या पढ़े, गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण अब आपको समझ में आ गया होगा कि गुरुत्वाकर्षण क्या है, पृथ्वी के द्वारा किसी पिंड पर लगाया गया एक बल होता है, जिसके द्वारा पृथ्वी क्या करती है, उस पिंड अथवा उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। उस तरह के बल को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन, यानी गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। और उस पर जो फोर्स लगता है, जिस बल से उस वस्तु को आकर्षित करती है, उस बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। अब कुछ पॉइंट जो दिया है उसको थोड़ा सा देख लीजिए। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, किसी वस्तु को जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो कुछ ऊंचाई तक जाता है, फिर उसके बाद से नीचे चला आता है। अब आप बोलेंगे, एक प्रैक्टिकल के रूप में देखिए, अगर
कोई पिंड है, कोई वस्तु है, मान लीजिए ये वस्तु है, इसको फेंकते हैं तो फेंकते समय हमको ज्यादा बल लगाना पड़ता है, लेकिन वही जब पिंड वो ऊपर से नीचे आता है तो बहुत तेजी से आता है। कारण क्या है? कारण यही है इसका कि जब नीचे से हम ऊपर की तरफ हम इसको फेंकते हैं तो फेंकते तो हैं तो गति इसको देते हैं, यानी इसकी अवस्था में चेंज करते हैं, लेकिन जो नीचे से इसके गति का विरोध करने के लिए, आकर्षित करने के लिए जो फोर्स लग रहा है पृथ्वी के द्वारा, गुरुत्वाकर्षण बल, वो क्या करता है? इस पिंड को अपनी ओर खींचता है। तो जब आप पढ़ें जब दो विपरीत दिशाओं में बल लगते हैं तो क्या होता है? बल का मान क्या होता है? घटता है। तो उस स्थिति में इसका मान घटता जाता है, प्रत्येक बिंदु पर इसका मान, जैसे हम ऊपर फेंकेंगे तो इसका मान घटता चला जाएगा। अब एक बिंदु ऐसा आएगा जहां पर इसकी गति क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। वहां से उस बिंदु से वो क्या करेगा? नीचे की ओर गिरना शुरू हो जाएगा। जब नीचे की ओर गिरना शुरू होगा तो प्रत्येक स्तर पर उसका क्या होगा? वेग परिवर्तित होगा, यानी वहां पर क्या उत्पन्न होगा? त्वरण उत्पन्न होगा। लेकिन यह त्वरण किसके कारण उत्पन्न हो रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, चूंकि पृथ्वी के द्वारा उस पर बल लगाया जा रहा है, उस बल के द्वारा, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा उस पिंड को खींच रहा है पृथ्वी, तो प्रत्येक बिंदु पर उस वस्तु का गति जो है वो चेंज हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो त्वरण तो उसको कहेंगे, यानी वेग परिवर्तन का दर त्वरण कहलाता है, तो त्वरण तो कहलाएगा। लेकिन यह त्वरण क्यों उत्पन्न हुआ? उसका कारण था गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये त्वरण उत्पन्न हो गया, इसलिए इस त्वरण को हम क्या कहेंगे? गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे। ठीक है, तो ये त्वरण क्या कहलाएगा? गुरुत्वीय त्वरण कहलाएगा। तो ये सारी चीजें आप जानते होंगे। ठीक, अब ये यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 न्यूटन 1 से, ये सारी चीजें आप जानते हैं कहानी। ठीक, आगे देखिए, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्री बल के कारण है। अब एक अलग बल, दूसरा बल क्या है? अभिकेंद्री बल। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। अभिकेंद्री बल क्या होता है? बाहर से केंद्र की ओर लगने वाला जो बल होता है, जो किसी वस्तु की उसकी स्थिति पर, उसकी परिधि पर गति करने के लिए क्या करता है? सुटेबल बनाता है। उस तरह के बल को कहा जाता है अभिकेंद्री बल। जैसे मान लीजिए कि एक सर्कल है, एक छोटा सा सर्कल है, और इस सर्कल पे, ये छोटा सा अगर ये सर्कल हो और इस सर्कल के पथ पे, परिधि पे आपको गति करना है। इस सर्कल के परिधि पर अगर आप गति कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, तो इसके मोशन अगर यहाँ पे कर रहे हैं तो कैसे कर रहे होंगे आप? प्रत्येक बिंदु पर क्या है? वक्राकार है। देख लीजिए, वक्राकार है। तो यहाँ पे अंदर की ओर क्या होता होगा? आपका झुकाव होता होगा। तो जो बाहर से अंदर की ओर जो बल लग रहा है, जिस केंद्र के सहारे आप इस परिधि पे घूम रहे हो, वह जो बल होगा कौन सा बल होगा? अभिकेंद्री बल होगा। कौन सा बल होगा? अभिकेंद्री बल। जैसे जब कोई मोड़ आता है, जब कोई मोड़ आता है वहां पे क्या होता है? तो मोड़ आता है तो आप क्या करते हैं? जो अगर आप साइकिल से चल रहे हो, उस समय मोड़ आता है तो मोड़ आते समय क्या करते हैं? अपने शरीर को थोड़ा सा झुका लेते हैं। क्यों झुकाते हैं? ताकि अभिकेंद्री बल वहां पे मिल जाए और आप आसानी से मुड़ जाए। हालांकि बाइक भी आप लेके चलते हैं, स्पीड में बाइक है, और आपको मोड़ आ गया तो वहां पर भी आप थोड़ा सा क्या करते हैं? स्पीड कम करते हैं और धीरे से वो अभिकेंद्री बल लेने के लिए आप वहां का प्रयोग करते हैं, ताकि आप घूम जाए, जल्दी से मुड़ जाए। तो वहां पर अभिकेंद्री बल। फिर आपने देखा था कि जो मौत का कुआं होता है, जो सर्कुलेशन मोशन होता है, जो वृत्तीय गति होती है, उस वृत्तीय गति में भी अभिकेंद्री बल का उपयोग होता है। ठीक है, और भी आप देखे होंगे, अगर एक आप रस्सी लिए और रस्सी में एक छोर से अगर पत्थर को बांध दिए और दूसरा छोर अपने हाथ में लेकर और इसको घुमा रहे हैं, जब आप घुमाएंगे तो जो पत्थर जिस परिधि पे घूमेगा वह क्या करेगा? उस बाहर से केंद्र की ओर बल लगाएगा और उसी के सहारे वृत्ताकार गति करेगा। तो ये सभी गतियां किस बल के कारण होंगी? अभिकेंद्रीय बल के कारण होगी। ठीक है, तो वही यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यही लिखा हुआ है कि अभिकेंद्रीय बल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण मिल पाता है। यदि कोई बल ना हो तो चंद्रमा एक समान गति से सरलरेखीय पथ पर चलता मान गति से सर रहेगा। मतलब क्या हुआ कि जो चंद्रमा है, आपको पता है, वह पृथ्वी का क्या करता है? घूर्णन करता है, सर्कुलेशन मोशन, मतलब सर्कुलर मोशन में, वृत्तीय गति पर। ऐसे पृथ्वी की क्या करता है? परिक्रमा करता है, आपको पता है। तो पृथ्वी की जब परिक्रमा करता है तो क्यों वह, जैसे एक प्रश्न अगर पूछा जाए कि पृथ्वी की परिक्रमा करते समय वह नीचे क्यों नहीं गिर जाता है, उसका कारण दो ठो है। पहला कारण, एक तो इसमें अभिकेंद्री बल लगता है, अभिकेंद्री बल के कारण। दूसरा, इसके बीच में क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो है वह आपका कथन क्या सही होगा? अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल के कारण ऐसा होता है, अभिकेंद्रीय बल के कारण क्या होता है? जो है गति करते हैं। ठीक, इवन
जो जितने भी ग्रह भी होते हैं, वो भी जो आप हमारे सौरमंडल में जितने ग्रह हैं वो जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उनमें भी यही प्रोसेस होता है। वो भी क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन जो करते हैं वो अभिकेंद्रीय बल के सहारे ही करते हैं, अभिकेंद्रीय बल से ही करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चला जाए। अगला क्या है, अगला पॉइंट है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। तो यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ा कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, गुरुत्वीय बल क्या होता है, गुरुत्वीय क्या होता है, ये तो आपको समझ में आ गया। किसने खोजा था ये भी समझ में आ गया। अब जिस व्यक्ति ने खोजा इसको, उसने क्या दिया, सिद्धांत भी दिया। उसी सिद्धांत को क्या कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहा जाता है। अब इस सिद्धांत में क्या बताया, आपको दिखाई दे रहा होगा, उसने दो पिंडों को लिया, दिखाई दे रहा है, एक पिंड ए और एक पिंड बी। एक पिंड का द्रव्यमान लिया कैपिटल एम और एक छोटा जो पिंड लिया उसका द्रव्यमान लिया स्मॉल एम। एक कैपिटल एम एक स्मॉल एम, दो द्रव्यमान वाले पिंडों को लिया, उसके बाद से कुछ दूरी पर रख लिया। अब कुछ दूरी पर क्यों रखा, क्योंकि आपको पहले ही पता है, आपको पहले ही बताया गया कि गुरुत्वाकर्षण बल संपर्क बल नहीं है। ठीक है, अब इनके बीच में जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी गणना किया। किस विधि से, माना कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो क्या है, या तो d है या तो r है। तो या तो d डिस्टेंस मान लीजिए या r भी मान सकते हैं, कहीं कहीं आपको r भी मिलेगा, कहीं कहीं d भी मिलेगा। ठीक है, तो इसको मान लीजिए। तो दो पिंडों के बीच की दूरी जो है वो d हो गया, और पहला जो पिंड है उसका द्रव्यमान कैपिटल एम और जो दूसरा पिंड है उसका द्रव्यमान स्मॉल एम। अब इस नियम में क्या बताया कि इसमें लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है, अच्छा बल क्या है, एक प्रकार का फोर्स है, एफ है। तो जो दोनों पिंडों के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसको क्या बताया उसने बताया इन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। फर्स्ट नियम, पहला नियम क्या है कि दो पिंडों के बीच, अगर दो पिंड लिया जाए, यानी दो पिंड अगर हैं और उनका द्रव्यमान भिन्न भिन्न है, तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के, एक का द्रव्यमान कैपिटल एम है, एक का द्रव्यमान स्मॉल एम है, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। अर्थात समीकरण एक आपका तैयार हो गया, एफ समानुपाती कैपिटल एम मल्टीपल स्मॉल एम। ठीक है, दूसरा इसकी क्या, दूसरा मुख्य रूप से देखा जाए, दूसरा क्या इसका नियम था, दूसरा नियम में बताया कि इन पर लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो तो दूरी पर भी तो डिपेंडेबल है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि दूरी, एक बिंदु ऐसा आएगा जहां से आगे जाने के बाद पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उस पिंड पे कार्य नहीं करेगा। उस बिंदु से अगर आगे वह पिंड निकल गया, वह वस्तु निकल गई, तो उस बिंदु के बाद उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क नहीं करेगा, कार्य नहीं करेगा। तो दूरी पर भी, यानी दूरी के द्वारा भी यहां पर इंपैक्ट पड़ रहा है इस पे, ग्रेविटेशनल फोर्स पे। तो गुरुत्वाकर्षण बल में पहला नियम क्या था, इन दोनों पिंडों के मध्य लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अच्छा आप पूछ रहे हैं समानुपाती या अनुक्रमानुपाती। समानुपाती या अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि दोनों चीजें समान रूप से बढ़ेगी और घटेगी तो दोनों समान से घटेगी। ठीक है, यानी समान अनुपात में है। दूसरा चीज क्या है, दूसरा जो रूल दिया इसमें, इसने बताया कि इन दोनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल यानी एफ, इनके बीच की दूरी क्या माना है इसने, d माना है। तो इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रम, अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि यह d है, इसका व्युत्क्रम आप बताइए तो क्या होगा। अच्छा आपसे पूछा जाए यहाँ पे कोई संख्या 2 लिखा गया है, इसका व्युत्क्रम आप बताइए, तो व्युत्क्रम क्या होगा। तो कोई भी संख्या अपने आप में उसके नीचे क्या छिपा होता है, हर के स्थान पे 1 छिपा होता है, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक, यहाँ पर भी d है तो इसके नीचे क्या छिपा होगा, 1 छिपा होगा, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/d होगा कि नहीं होगा, हो सकता है। तो दूसरा नियम में क्या बताया कि इनके बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रम के, तो बीच की दूरी d है, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/d, बीच की दूरी के व्युत्क्रम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होते हैं। तो वर्ग के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होते हैं। तो ये दूसरा नियम। तो आप पूछते हैं, आप देखे होंगे बहुत सारे बुक्स में ये मुख्य रूप से फार्मूला तो आपको दिया हुआ है, लेकिन आपको पता नहीं है आया कहाँ से। जैसे यहाँ पर ही देखिए डायरेक्ट दे दिया, F = G/m/d²। अब आपको पता ही नहीं, आप रट रहे हैं, लेके बैठे हुए हैं, F = G/m/r² या G/m/d², बस लेकर रटान बिंदु शुरू है। इसको समझने का प्रयत्न अगर आप कर लेंगे तो मुख्य रूप से आपको फिर दोबारा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला नियम क्या है कि दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। दूसरा,
दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रम के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक, अब इन दोनों को ध्यान से देखिए। पहला हमारा समीकरण क्या आया, F बराबर mm, दूसरा क्या आया, F समानुपाती 1/d²। अब इन दोनों को हटाने के, समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए उसने एक नियतांक लिया, जिस नियतांक का नाम क्या था, गुरुत्वाकर्षण बल का नियतांक। ठीक है, तो इन दोनों को अगर, जैसे ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, तो F मैंने ले लिया। ठीक है, F समानुपाती ये क्या हो जाएगा, mm कैपिटल M स्मॉल m गुणे में 1, अब बटे में क्या हो जाएगा, d² होगा। तो ये तो हो गया F समानुपाती mn गुणे 1/d²। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे आगे अगर चले, F समानुपाती mm का 1 में गुणा होगा तो क्या होगा, m स्मॉल m बटे क्या हो जाएगा, d²। ठीक, अब इस समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का जब चिन्ह हटेगा तो चिन्ह हटने पर क्या हो जाएगा, F इक्वल टू कैपिटल G m स्मॉल m बटे d²। यह गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम है जो मुख्य रूप से इसके सिद्धांत से आया। ठीक है, क्या है, F इक्वल टू G m बटे d²। ठीक है, अब यहां से हम लोग निकालेंगे कि आखिर ये G है क्या, ये G जो कैपिटल G आया है ये है क्या, तो यही कैपिटल G है गुरुत्वाकर्षण बल नियतांक। ये जो कैपिटल G है क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल का नियतांक है। अब आप पूछेंगे कि अगर नियतांक होगा, कांस्टेंट होगा, तो कोई तो वैल्यू होगी इसकी, और वैल्यू पूछा भी जाता है, इसकी वैल्यू है कितनी, तो इसकी वैल्यू आपको अभी बता रहा हूं मैं। इसकी वैल्यू अगर देखा जाए तो ये जो कैपिटल G है जिसको हम लोगों ने निकाला, ये G है क्या, यही तो है गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल का जो नियतांक होता है उसे कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं, ये तो समझ में आया हमको। तो ये जो नियतांक है ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू तो भी होती होगी कुछ, तो ये याद रखिएगा, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है उसका मान कितना होता है, उसका मान होता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11। अब आप पूछेंगे इसका मात्रक भी तो होता होगा, बिल्कुल होता है, लेकिन मात्रक अभी नहीं बताएंगे। अब आप पूछेंगे क्यों नहीं अभी नहीं बताएंगे, अभी बताएंगे इस समीकरण से, ताकि आपको कंठस्थ याद हो जाए और ये भी पता चल जाए कि मात्रक निकाला कैसे जाता है। ठीक है, ताकि आप जो रटंत विद्या है उसको छोड़ दें। ठीक, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे केवल मान बता दिया। तो गुरुत्वाकर्षण जो नियतांक है उसका वैल्यू कितना होगा, 6.673 गुणे 10⁻⁻11। और मात्रक क्या होगा वो आगे अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो मात्रक क्या होगा पहले देख लीजिए, इसका मात्रक क्या है गुरुत्वाकर्षण बल का। तो गुरुत्वाकर्षण बल में हम लोग निकाले F बराबर कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m और बटे d², ये निकाले हम लोग। हम लोगों को निकालना है मात्रक किसका, गुरुत्वाकर्षण बल का। अच्छा, इसमें बताइए गुरुत्वाकर्षण बल कौन है, इसमें गुरुत्वाकर्षण बल तो यही है ना, तो इसी की वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा, इसी का मात्रक निकालना पड़ेगा। और इसकी वैल्यू अभी हम लोगों ने पता भी किया है, 6.673 गुणे 10⁻⁻11। लेकिन अब हम देखते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है। किसका मात्रक हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल का मात्रक। ध्यान से देखिएगा, यहां से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। अब यहाँ पे गुणे में G है, ठीक है, यहाँ बटे में d² है। तो अगर बटे में d² है, अगर मैथमेटिक्स अगर सीसेट आप तैयारी कर रहे होंगे तो पता होगा, ये बटे में d है, इधर गुणे में हो जाएगा, तो f d² हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बताइए। और उधर क्या हो गया, G कैपिटल M स्मॉल m हो सकता है। हमको निकालना है G, इसलिए हमको G से मतलब है। अब यहाँ पे गुणे में है ये दोनों, तो इधर आएगा तो बटे में हो सकता है, तो बटे में हो जाएगा तो क्या होगा, F d² बटे कैपिटल M इंटू स्मॉल m इक्वल टू कैपिटल G। अब चूंकि हमको तो मतलब था एक ही से, बाकी किसी से मतलब ही नहीं है, निकालना है कैपिटल G। तो कैपिटल G का हम लोग निकाले क्या, कैपिटल G के बारे में हम लोगों ने पता किया कि कैपिटल G यानी गुरुत्वाकर्षण बल का जो सूत्र हुआ वो हुआ F d² बटे कैपिटल M इंटू स्मॉल m इंटू क्या, स्मॉल m। अब मात्रक पे हम लोग चलते हैं। मात्रक कैसे निकालेंगे हम, F मीन्स होता क्या है, फोर्स, फोर्स माने बल, और बल का मात्रक आप देखे भी हैं कि बल का मात्रक हम लोग निकाले थे, एसआई मात्रक बल का क्या, न्यूटन। तो इसको क्या हम न्यूटन लिख सकते हैं,
क्या लिख सकते हैं, न्यूटन। इनटू है तो इनटू लगा दिए। डी, डी का मतलब दूरी, दूरी का मतलब क्या होता है, मीटर होता है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, मीटर, और स्क्वायर है तो क्या है, स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, बटा है तो बटा लगा दिए। एम मीन्स मास, मास मतलब क्या होता है, मास मतलब क्या होता है, द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, किलोग्राम। तो किलोग्राम होता है, तो ये का क्या हो गया, किग्रा, तो किलोग्राम इसका हो गया। अब ये छोटा हो, अच्छा ये बताइए, कोई पैकेट 5 किलो का हो और कोई पैकेट 10 किलो का हो, क्या उसका मात्रक क्या होगा, किलोग्राम है, तो मात्रक तो एक ही रहता है। तो ये छोटा द्रव्यमान का था, ये बड़ा द्रव्यमान का था, मात्रक तो क्या होगा, किलोग्राम ही होगा। तो इसका भी मात्रक क्या हुआ, किलोग्राम। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर आइए, यहां पे क्या हुआ, न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर, यानी हम अगर शॉर्ट में लिखें तो एन एम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी एम एन एम टी स्क्वायर, बटे को हम लिखते हैं प्रति, और होगा किलोग्राम और किलोग्राम, किलोग्राम का 2 बार अगर मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम का स्क्वायर। ये आपका क्या निकला, मात्रक निकला। किसका मात्रक, गुरुत्वाकर्षण बल का। तो इसको ऐसे भी हम तो लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, न्यूटन, क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू किलोग्राम के पावर -2, ये भी तो लिख सकते हैं हम। तो इसका मात्रक ये भी हो सकता है या यह भी हो सकता है। अगर हिंदी मीडियम वाले हैं तो ये लिख लीजिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू किलोग्राम पर -2, यानी इसका मतलब ये हुआ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। किसका मात्रक है, गुरुत्वाकर्षण बल का। तो अगर आपसे अब पूछेगा कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान बताइए, तो आप उसका मान न्यूटन नहीं बताइएगा, यानी मान मतलब मात्रक उसका अगर पूछेगा तो न्यूटन नहीं बताइएगा, केवल बल का मात्रक है तो न्यूटन होगा, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होगा। तो अब हम मान निकाले थे गुरुत्वाकर्षण बल का, कितना, 6.673, 6.673 गुणे 10 के पावर -11। तो अब हम पूर्ण रूप से लिख सकते हैं क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। यह है क्या, आपका गुरुत्वाकर्षण बल जी का मान और जी का मात्रक, यानी गुरुत्वाकर्षण बल का मान और गुरुत्वाकर्षण बल का मात्रक। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कहां से आता है, क्या चीज होता है, ठीक। अब हम चलेंगे, देखेंगे कि ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, आखिर ये गुरुत्वाकर्षण बल का उपयोग कहीं पे है कि नहीं है। तो पहला चीज तो हम देखें, गुरुत्वाकर्षण बल का उपयोग कहां पे था, कहां पे था। तो कोई भी पिंड जो पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, गुरुत्वाकर्षण बल उस पर लगता है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो सपोज कीजिए कि जितनी भी वस्तुएं जो ऊपर, जैसे फ्रूट हो गए, सारी चीजें, ये पकता तो नीचे गिरता नहीं, गिर पाता। तो फिर ये सारी चीजें, तो कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए, हम पृथ्वी से बंधे हुए हैं, उसका कारण भी गुरुत्वाकर्षण बल है। पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा गति करता है, मैंने समझाया ही, वो किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और हालांकि जो गति होती है अभिकेंद्री बल भी लगता है। सूर्य के चारों ओर जो ग्रहों की गति होती है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही वो नीचे नहीं गिरते हैं, ठीक है। चंद्रमा और सूर्य के कारण जो होता है वो ज्वार भाटा आता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, यह जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा सूर्य के कारण जो होता है, क्या होता है, ज्वार भाटा आता है। अच्छा, यहां से संबंधित प्रश्न कई बार पूछा है। इसमें प्रश्न कैसे आ सकता है कि चंद्रमा सूर्य अमावस्या के दिन, यानी ऐसे पूछ सकता है, अमावस्या के दिन, अमावस्या के दिन क्या हो सकता है, आपका ज्वार भाटा आता है। तो उसमें सूर्य, चंद्रमा और आपकी पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, या तीनों मुख्य रूप से देखा जाए तो बीच में क्या आ जाता है, तो बीच में चंद्रमा आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में, तब अमावस्या होता है और उस दिन ज्वार भाटा आता है। ऐसे स्टेटमेंट करके आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अगर ऐसे बीच में चंद्रमा आ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, ये सूर्य ग्रहण लग जाएगा, सूर्य ग्रहण अमावस्या को ही लगता है। तो ऐसे तार्किक प्रश्न भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो ये इसको याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट क्या है, अगला है मुक्त पतन। देखिए, मुक्त पतन है क्या, पहले इसको देखिए। मुक्त का पतन का मतलब हो गया किसी पिंड को ऊपर से नीचे गिराने के लिए स्वतंत्र रूप से आप छोड़ दिए। जब स्वतंत्र रूप से उसको छोड़ दिए, जब वो नीचे की ओर आ रहा है तो उसमें क्या होता है, त्वरण होता है ना। उसमें होता क्या है, त्वरण होता है। तो मुक्त पतन
मुक्त पतन का मतलब क्या हुआ कि कोई पिंड ऊपर से नीचे गिर रहा है तो स्वतंत्र रूप से जब गिरता है, जैसे एक कागज का टुकड़ा लीजिए और एक पत्थर का छोटा सा टुकड़ा लीजिए और दोनों को एक साथ किसी ऊंचाई से जाके गिराइए, कौन पहले आएगा? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण कौन आएगा पहले? पत्थर आएगा। कारण क्या है? क्योंकि जो पत्थर है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगा। अब आप बोलेंगे क्यों उस पर ज्यादा लगा, क्यों कागज पे कम लगा? क्योंकि कागज का जो मास था, जो द्रव्यमान था वो कम था, और जो पत्थर था, पत्थर का जो टुकड़ा था उसका मास जो था यानी उसका जो द्रव्यमान था वो ज्यादा था। तो कहीं ना कहीं मास पे भी डिपेंडेबल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इस चीज को भी याद रखिएगा। अब हम देखेंगे, चूंकि हम लोग पढ़े थे न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। द्वितीय नियम में हम लोगों ने पढ़ा था F बराबर m इंटू ए, यानी किसी वस्तु पर लगने वाला बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ये हम लोगों ने वहां से सीखा। लेकिन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। तो यह बल जो लग रहा है किसके कारण, अगर मुख्य रूप से देखा जाए, ये जो ए होता था वो क्या होता था? त्वरण होता था। और त्वरण क्या है? वेग परिवर्तन की दर है। यानी कोई पिंड अगर ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, उसके समय दर समय जो वेग में परिवर्तन हो रहा है वही तो त्वरण है। लेकिन वो त्वरण आया कैसे? क्या ऑटोमेटिकली वो अपना गियर चेंज कर लिया? क्या ऑटोमेटिकली अपना वेग परिवर्तन कर लिया? नहीं, उस पर कोई बाह्य बल लग रहा था। वह बाह्य बल कौन था? ग्रेविटेशनल फोर्स था, गुरुत्वाकर्षण बल था। यही गुरुत्वाकर्षण बल उस पर लग रहा था, इसलिए बिंदु दर बिंदु उसकी जो वेग थी वह परिवर्तित हो रही थी। तो परिवर्तित हो रही समय दर समय तो क्या हो गया? वो तो त्वरण हो गया। लेकिन यह त्वरण किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लग रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे। तो यहाँ पे एक जगह पर अब क्या हो जाएगा? स्मॉल जी का प्रयोग हो जाएगा। एक जगह पर किसका प्रयोग हो जाएगा? स्मॉल जी का प्रयोग हो जाएगा। यानी अब हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण। क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण। तो यहां पे केवल त्वरण था, अब हो गया गुरुत्वीय त्वरण। तो ये हो गया F बराबर mg। ठीक है, तो यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि ये जो गुरुत्वीय त्वरण है इसकी वैल्यू एक रहती है या बदलती है? एक रहती है, बदलती का मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी पर ही इसकी वैल्यू एक समान रहती है या बदलती है। दूसरा चीज कि पृथ्वी से जो चंद्रमा पे जा जाता है उस पे इसकी वस्तु इसकी जो वैल्यू होती है वो बदलती है या एक समान रहती है? दो तरह के प्रश्न बन सकते हैं। तो पहला चीज, चूंकि यह जो गुरुत्वीय त्वरण है, जो स्मॉल जी हम लोग पढ़ रहे थे, यह गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न क्यों हुआ? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो गुरुत्वाकर्षण बल से इसका इंटरलिंक है। तो जब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न हुआ तो हमको पता है कि गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक पोल्स पे लगता है, ध्रुवों पे लगता है, और सबसे कम कहां पे लगता है? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पे लगता है। तो बताइए, जब गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पे पड़ता है तो गुरुत्वीय त्वरण भी तो सबसे कम भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा पे पड़ती होगी। आया बात समझ में? तो गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे कम कहां पे होगा? अगर पृथ्वी की बात किया जाए तो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे कम कहां पे होगा? आपका जो विषुवत रेखा है या भूमध्य रेखा है वहां पे। अब ऐसा क्यों होगा? वहां पे गुरुत्वीय त्वरण का मान कम क्यों होगा? उसका कारण यह है कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम है। गुरुत्वाकर्षण बल का मान वहां पे क्यों कम है? क्योंकि जो पिंड की दूरी है, जैसे हमें अभी बताया सार्वत्रिक नियम में क्या है, डिस्टेंस पर भी डिपेंडेबल होता है। तो दूरी ज्यादा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होगा? कम लगेगा। तो यही कारण है कि विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल भी कम लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल जब कम लगेगा तो इसी के कारण चूंकि त्वरण उत्पन्न होता है जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है, तो गुरुत्वीय त्वरण भी कम होगा। लेकिन ध्रुवों की ओर अगर चले, यानी विषुवत वृत्त से अगर ध्रुवों की ओर चला जाए, भूमध्य रेखा से अगर विषुवत वृत्त मुख्य रूप से ध्रुवों की तरफ चला जाए, उस स्थिति में क्या होगी? तो जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ चलेंगे, यानी अगर ये पृथ्वी है, इसके पोल्स की तरफ या तो ऊपर भी पोल्स होता है, नीचे भी पोल्स होता है, इधर अगर आप चलें या इधर चलें, उस स्थिति में आप क्या देखेंगे कि पोल्स पे आप देखेंगे कि ध्रुव पर जो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? ज्यादा होगा। जब ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्यादा होगा तो गुरुत्वीय त्वरण का मान यानी स्मॉल जी का मान भी ज्यादा कहां पे होगा? पोल्स पे होगा। ये बात समझ में आ गया? तो दो फैक्ट मैंने यहां से बताया, यहां से प्रश्न बिल्कुल ही पूछा जा सकता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक होता है पृथ्वी पर की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा कहां पे होता है? पोल्स पे, ध्रुवों पे। सबसे कम कहां पे होता है? तो विषुवत रेखा पे या भूमध्य रेखा पे। क्यों होता है? क्योंकि वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी कम होता है। अब रही बात चंद्रमा की, तो चंद्रमा पर अगर हम जाएं तो चंद्रमा पर भी गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है। अब बोलेंगे आप ऐसा क्यों होता है, चंद्रमा पर कैसे कम हो जाता है? उसका कारण यह है कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल है ही नहीं है।
जब गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा पे नहीं है तो गुरुत्वाकर्षण बल ही नहीं है तो गुरुत्वीय त्वरण कहां से उत्पन्न होगा, तो वहां पे मान भी उसका कम होगा। अब आ गया समझ में। तो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्वीय त्वरण भी ज्यादा होगा और चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों कम होगा। अब इसी का लिंक हम करेंगे आगे भार से। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया होगा, यहां तक तो समझ में आ गया। ठीक है, आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं द्रव्यमान के बारे में, मास के बारे में। देखिए द्रव्यमान होता क्या है, किसी भी पिंड अथवा किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है। द्रव्यमान जो होता है किसी वस्तु की जड़त्व की माप होती है। अब आप बोलेंगे कि जड़त्व की माप क्या है, तो जड़त्व जैसे मैंने बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वीय त्वरण, इसमें इंटरलिंक मैंने बताया, आपको समझ में आया होगा। ये गुरुत्वाकर्षण बल सब जगह समान नहीं होता है, ये मैंने बता ही दिया। उसका कारण क्या है भी मैंने बताया। अब जब गुरुत्वाकर्षण बल समान नहीं होगा तो गुरुत्वीय त्वरण भी समान नहीं होगा। अब गुरुत्वीय त्वरण नहीं समान होगा तो आगे इससे इंटरलिंक एक चीज और आएगा, अभी हम लोग समझेंगे आगे। लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए जो मास है, जो द्रव्यमान है किसी पिंड का, वह सभी जगह समान होता है, सभी जगह। चाहे आप चंद्रमा पे चले जाओ, चाहे आप पृथ्वी के किसी कोने पे चले जाओ या ध्रुवों पे चले जाओ, चाहे विषुवत रेखा पे चले जाओ, आपका मास नहीं बदलेगा, आपका द्रव्यमान नहीं बदलेगा। अब आप बोलेंगे क्यों, ऐसा कारण इसलिए है कि द्रव्यमान क्या है, किसी वस्तु की जड़त्व की माप होती है, किसी वस्तु की जड़त्व की माप होती है। और पिछली क्लास में हम लोगों ने जड़त्व के बारे में पढ़ा था, जिसको गैलीलियो ने दिया था, जिसको गति संबंधी प्रथम नियम भी कहा जाता है, न्यूटन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। तो उसमें क्या बताया था कि जड़त्व क्या होता है, जड़त्व जो इनर्शिया होता है वो उसका मतलब क्या होता है। उसने बताया कि कोई पिंड गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी, अगर वह मुख्य रूप से विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अर्थात जहां पे वो वस्तु है उसी अवस्था में रहेगी, यानी वस्तु की अवस्था में चेंज नहीं कर सकते आप, जब तक कि बाह्य बल अगर नहीं लगाया जाए ऑटोमेटिकली उसकी अवस्था में चेंज नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब जड़त्व चेंज नहीं हो सकता है ऑटोमेटिक, तो क्या द्रव्यमान चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता है, सीधी बात है। तो यही कारण है कि किसी भी पिंड का द्रव्यमान या किसी भी वस्तु का द्रव्यमान, जैसे आपका ही द्रव्यमान हो, अगर आपका द्रव्यमान यहाँ पे नेट 50 kg है, 50 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर भी आपका द्रव्यमान 50 किलोग्राम ही रहने वाला है, उससे कम नहीं होगा। भार बदल जाएगा, भार अलग चीज होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम, इसको याद रखिएगा। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। तो यहाँ पर देखिए लिखा भी है, वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलता है, साफ साफ एनसीईआरटी में मेंशन है। तो इस चीज को, इस स्टेटमेंट को याद कर लीजिएगा, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान नहीं बदलता है, चाहे वो कहीं पे जाए। क्यों, क्योंकि द्रव्यमान जो होता है किसी वस्तु की जड़त्व की माप होती है। जब जड़त्व नहीं बदल सकता है तो द्रव्यमान कैसे बदलेगा, इसलिए द्रव्यमान भी नहीं बदल सकता है। ठीक है, स्थिर रहता है। अब थोड़ा सा एक चीज इसमें दे दिया है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा कि कोई जो पृथ्वी है उसका द्रव्यमान कितना है किलोग्राम में, तो 5.98 × 10⁴ कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चंद्रमा का द्रव्यमान अगर पूछा जाए आपसे तो 7.36 × 10⁻22 जो है इसका किलोग्राम इसका द्रव्यमान है। इसकी त्रिज्या पूछी जाती है बहुत बार। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग जो है वो कितना मीटर है, वो 6.37 × 10⁻6 मीटर है। और अगर चंद्रमा की त्रिज्या पूछी जाए तो चंद्रमा का त्रिज्या लगभग कितना है, 1.74 × 10⁻6 मीटर। 1.74 × 10⁻6 मीटर क्या है, त्रिज्या है चंद्रमा का। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे देखिए भार क्या होता है, तो भार होता क्या है, किसी वस्तु की त्वरण जो होती है, त्वरण का मतलब गुरुत्वीय त्वरण, उसी की जो माप होती है उसी को क्या कहते हैं, भार कहते हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि भार क्या है। बहुत लोग इसमें जो है अंतर ही स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। बहुत लोग तो ऐसे ही कर देते हैं, भार का मतलब भी किलोग्राम उसका वैल्यू हो गया, उसका भी मात्रक, और इसका जो द्रव्यमान है उसका भी मात्रक किलोग्राम हो गया। ऐसा नहीं है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और एग्जैक्ट होता है। चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे पृथ्वी के किसी कोने पे आप जाएं, चाहे ध्रुव पर जाएं, चाहे विषुवत रेखा पे जाए, चाहे आप चंद्रमा पे जाए, आपका द्रव्यमान नहीं बदलने वाला है। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है, क्योंकि जड़त्व की माप होती है द्रव्यमान। लेकिन भार, मैंने बताया कि भार क्या है, वह गुरुत्वीय त्वरण की माप होती है। गुरुत्वीय त्वरण तो बदलती ही रहती है, आपको पता ही है, पृथ्वी पर ही खुद बदलती है। ठीक, और क्यों बदलती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल का मान बदलता है। तो जब गुरुत्वीय त्वरण बदलती है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान बदलता है, तो क्या भार नहीं बदलेगा, भार भी बदलेगा। इसीलिए जो द्रव्यमान होता है वह स्थिर होता है, लेकिन जो भार होता है वह स्थिर नहीं होता है। और भार का मात्रक अगर आपसे पूछ लेगा कि इसका मात्रक बताइए, तो मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
भार का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है, और द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। तो देखिए यहाँ पे पृथ्वी और किसी वस्तु का भार और बल है जिससे पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। तो देख लीजिए यहीं से साफ साफ लिखा गया, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार क्या है, एक प्रकार का ऐसा बल है जिससे पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो कैसा बल है, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा ही तो अपनी ओर आकर्षित करती है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स है तो उससे क्या निकलेगा, गुरुत्वीय त्वरण निकलेगा। गुरुत्वीय त्वरण की जो माप होती है वही भार होता है। तो जब गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वीय त्वरण बदलता है तो आपका भार भी क्या होगा, बदलेगा। अगर यहाँ पे आपका भार 50 न्यूटन है तो किसी अन्य जगह पे आपका भार जाके कम हो जाएगा। जहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण कम होगा वहां भार भी कम हो जाएगा। तो चंद्रमा पर क्या होगा, चंद्रमा पर जब गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, गुरुत्वीय त्वरण कम होता है, तब का भार क्या होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा, कम हो जाएगा। ठीक है। और ये पूछा जाए कि ध्रुवों पे आपका भार बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा, तो ध्रुवों पे जो भार होगा आपका बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ जाएगा तब का भार भी बढ़ जाएगा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण बढ़ जाएगा। अगर विषुवत रेखा पर देखा जाए तो विषुवत रेखा पर आपका गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम हो जाता है तो गुरुत्वीय त्वरण भी कम हो जाएगा, और गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाएगा तो आपका भार भी कम हो जाएगा। ठीक है, यहां से भी प्रश्न पूछ सकता है। आगे चलिए, अगला पॉइंट क्या है, तरलों में दाब। अब एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा हम मेंशन कर दें कि चंद्रमा पर जो भार होता है वो पृथ्वी पर भार का कितना होता है, यहां से प्रश्न आता है। पृथ्वी पर भार का कितना होता है, 1/6 होता है। कितना, 1/6 होता है। ठीक है, जैसे अगर आपका 60 न्यूटन भार है तो चंद्रमा पर कितना होगा, 1/6 × 60 यानी 6 दहा के 60 यानी 10 न्यूटन। ठीक है, तो चंद्रमा पर भार का 6 गुना पृथ्वी पर भार होता है किसी पिंड किसी वस्तु का, और पृथ्वी पर जितना भार होगा उससे 1/6 गुना चंद्रमा पे होगा, यानी 1/6 गुना मतलब समझ रहे हैं कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होगा तो किसका, गुरुत्वीय त्वरण का भी मान कम होगा, और ये परिवर्तित होगा तो भार भी परिवर्तित होगा। ठीक, आगे चलिए, अगला पॉइंट क्या है आपका, तरलों में दाब। तरल मतलब द्रव। अब द्रव में जो प्रेशर लगे, ऐसे तो हम लोग दाब देखे हैं। दाब क्या होता है, तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है, जो प्रणोद होता है, उसी को क्या कहते हैं, हम दाब कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। प्रेशर का मात्रक भी हम लोग पढ़े थे पिछली क्लास में, पास्कल होता है। क्या होता है, ऐसा ही मात्रक पास्कल होता है दाब का मात्रक। और ऐसे समान में देखे तो क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और ऐसे क्या, ऐसा ही मात्रक क्या होता है, इसका पास्कल होता है। तो तरल में दाब कैसे लगता है, तरल का मतलब जो कोई द्रव नुमा पदार्थ है उसमें प्रेशर कैसे लगता है। तो जब देखे होंगे, एक प्रैक्टिकल आप करिए, आप बाल्टी में पानी ले लीजिए और पानी अगर लेके सिंपल सा अपना हाथ ही देखिए, हाथ अगर बाहर की तरफ अगर आपका है तो हल्का महसूस है, आप हल्का महसूस कर रहे हैं। लेकिन द्रव में आप अपने हाथ की ओर से नीचे की ओर दबाने का प्रयास कीजिए तो उसमें क्या होता है, आपका जो हाथ होता है वो हल्का होता है। या दूसरे एग्जाम्पल एक ऐसे लिख लीजिए कि बाल्टी है और उसमें पानी भर लीजिए। पानी भरने के बाद कोई ऐसा वस्तु लीजिए, जैसे मान लीजिए मग ले लीजिए, और मग को उसमें डुबोइए उल्टा करके आप डुबोएंगे तो देखेंगे आप, और डुबो के कुछ अपने हाथ को जब हल्का करेंगे तो आपको महसूस होगा कि कोई न कोई ऐसा नीचे से बल काम कर रहा था जिसमें उस वस्तु को क्या कर रहा, ऊपर की ओर ढकेल रहा था। या कुएं में पानी भरते समय आप देखे होंगे कि कुएं में अगर आप पानी भर रहे हैं बाल्टी से, तो बाल्टी से पानी भरते समय अगर अंदर वो बाल्टी है पानी के अंदर, कुएं के अंदर, तो उस समय आप खींच रहे हो रस्सी तो बहुत हल्का महसूस होता है। लेकिन जैसे ही पानी, जो बाल्टी भरी पानी जो है वह कुएं की पानी से ऊपर आता है, वह रस्सी भारी होने लगती है, यानी उसका भार बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, आखिर क्यों बढ़ गया भार, अंदर भी तो पानी था उसमें, लेकिन बाहर आने पर भार बढ़ गया। कारण यह है कि अंदर नीचे से कोई बल कार्य कर रहा था, नीचे से कोई क्या कर रहा था, बल कार्य कर रहा था, जो ऊपर से लगने वाले बल का क्या कर रहा था, विरोध कर रहा था। उस बल को क्या कहा जाता है, उसी बल को कहा जाता है क्या, मुख्य रूप से उत्प्लावन बल। कौन सा बल, उत्प्लावन बल। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा। तो जैसे देखा है इसमें, देखिए क्या कहा गया है, इसी प्रकार तरलों में भी भार होता है और जिस बर्तन में वो रखे जाते हैं उसके आधार तथा उसके दीवारों पर क्या करते हैं, दाब डालते हैं। तो तरल जो पदार्थ होते हैं, जिस बर्तन, जैसे हम लोग क्लास 8 की एनसीईआरटी में पढ़े थे कि बोतल में पानी रख दीजिए, थोड़ा सा हल्का उसमें होल कीजिए तो वहां पे क्या होता है, निकलने लगता है पानी। तो क्या है, क्योंकि उसके आधार पर क्या करता है, दाब डालता है, उसके दीवारों पर क्या करता है, दाब डालता है। वैसे गैस भी दाब डालता है। ठीक है, वैसे द्रव्यमान के तरल पर लगने वाला दाब सभी दिशाओं में बिना घटे क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। तो उत्प्लावन बल आपने देखा क्या क्या होता है। ठीक, अब इस उत्प्लावन बल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, नाव बनाने में किया जाता है। अब कैसे उसका किया जाता है, उसमें आधार कम हो जाता है। अच्छा, दाब वाला चैप्टर में हम लोग पढ़े भी थे, अगर आधार कम हो तो दाब ज्यादा मुख्य रूप से लगेगा कि कम लगेगा,
अगर आधार कम हो तो क्या होगा, क्षेत्रफल कम होगा तो दाब क्या होगा, ज्यादा लगेगा। अगर क्षेत्रफल ज्यादा हो तो नहीं, ऐसा नहीं है। क्षेत्रफल अगर ज्यादा हो, एरिया ज्यादा हो तो दाब क्या हो जाएगा, कम लगेगा। अगर क्षेत्रफल कम हो तो दाब जो होता है ज्यादा लगता है। ऐसा क्यों? सुई देखें, सुई उसकी आगे की जो नोक होती है बहुत पतली होती है। पतली होती है इसका मतलब एरिया कम होता है, तो आसानी से चुभ जाती है। क्यों? क्योंकि चुभने का कारण यह है कि दाब ज्यादा लग जाता है। लेकिन वही सुई की नोक अगर मोटा कर दिया जाए तो क्या वो आसानी से चुभ जाएगी? नहीं चुभेगी। क्यों? क्योंकि उसका क्षेत्रफल बढ़ गया। अब क्षेत्रफल बढ़ जाने के कारण उसमें दाब कम हो जाएगा। ये कंडीशन है। आप देखे होंगे जो बिल्डिंग्स बनते हैं, घर बनते हैं, उसमें जो सबसे पहले क्या की जाती है, नींव दी जाती है। तो जो नींव दी जाती है वो नींव चौड़ा होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि नींव चौड़ा होगा तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, और उसके ऊपर कितना हो मंजिला बना दिया जाए तो उस पर दाब कम होगा। ठीक है, पहला बात। दूसरा बात, आप कूली को भी देखे होंगे। कूली जब, या फिर से गांव में जो मजदूर लोग होते हैं, या मुख्य रूप से देखा जाए जो लोग कृषि में कार्य में संलग्न होते हैं, वो क्या करते हैं, जब किसी वस्तु को अपने सर पे उठाते हैं तो पहले पगड़ी बांधते हैं, पूरा बड़ा लंबा चौड़ा। तो जो पगडंडी बांधते हैं मुख्य रूप से वो चौड़ा हो जाता है। चौड़ा हो जाता है तो क्षेत्रफल ज्यादा हो जाता है, तब उस पे उस वस्तु को रखते हैं। क्यों? ताकि दाब कम पड़ जाए। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और मुख्य रूप से ये सारे बाल्टी वाला कुआं, ये तो मैंने बताया ही सारी चीज। उसके बाद से आप कहेंगे कि उत्प्लावन बल जो है, जैसे अगर पानी में एक नट है और वही पानी में मुख्य रूप से लोहे का ही बना हुआ, उसमें या एल्युमिनियम का बना हुआ नाव होता है, तो नाव नहीं डूबता है, लेकिन लोहे का कील डूब जाता है। क्यों? क्योंकि लोहे का कील का जो है दाब है वो ज्यादा है। ठीक है, नाव के सिर में। दूसरा है उसकी आकृति पर भी डिपेंडेबल होता है, निर्भर होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें मेंशन था जो मैंने बताया आपको। अब आगे देखिए, पानी की सतह पर रखने पर वस्तुएं तैरती हैं या डूबती हैं। क्यों डूब जाती हैं? कौन कौन वस्तुएं तैरती रहती हैं? तो जिस वस्तु का घनत्व इस पानी के घनत्व से मुख्य रूप से देखा जाएगा कम होगा, वह क्या हो जाएगा, वो तैरेगा। और जिस वस्तु का घनत्व ज्यादा होगा इस पानी के घनत्व से, वही वस्तु क्या हो जाती है, पानी में डूब जाती है। तो इसको याद रखिएगा, किसी वस्तु का घनत्व जो है वो पानी के घनत्व से अगर ज्यादा है तो वो डूब जाएगी, और किसी वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम है तो वह पानी की सतह पे तैरती रहती है। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा। और घनत्व क्या है, आयतन की माप है मुख्य रूप से देखा जाए तो, और आयतन उसकी आकृति पर भी डिपेंडेबल करता है। तो ये सारी चीजें इसमें है। अब देखिए, उत्प्लावन बल क्या होता है। तो उत्प्लावन बल मैंने बताया है कि नीचे की ओर से कोई बल करता है, ऊपर की ओर धकेलता है, ये सारी चीज मैंने बताया। तो ये सब चीज आप समझ चुके होंगे। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट जो है हमारा क्या है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, इसी के सिद्धांत पर आज जितने भी स्टीमर्स होते हैं, जो नौकाएं होती हैं, ये सब जो संचालन होती है इसी के सिद्धांत पर बनाई गई है। ठीक है, अब आर्किमिडीज के सिद्धांत क्या है, देखिए पहले इस खोजा कैसे। एक टब था, जैसे ऐसा नहीं कि अब जैसे न्यूटन की तरह ही, न्यूटन से पहले क्या जो है फ्रूट वो नीचे या सेब नीचे नहीं गिरते थे। ठीक, इसने ही भी पानी चला लिया और टब को पूरा भर दिया पानी से, और टब को पानी से भरने के बाद क्या किया, उस टब में गया बैठा, लेटा नहाने के लिए। जब नहाने के लिए लेटा तो पूरा का पूरा पानी बाहर निकल गया, जो ऊपर वाला जो उसके आयतन के बराबर था। उसके बाद से वो क्या किया, तौला लपेटा और सड़कों पे निकल गया दौड़ते हुए। ठंडी का दिन नहीं था, गर्मी का था, और सड़कों पे निकल गया और क्या चिल्लाया, यूरेका यूरेका यूरेका। अब बोलेंगे आप यूरेका मीन्स क्या होता है, तो यूरेका का मतलब होता है मैंने पा लिया, मैंने पा लिया, मैंने पा लिया। और क्या पाया, यही आर्किमिडीज का सिद्धांत दिया कि कोई भी वस्तु अपने आयतन के बराबर क्या करती है, वहां पे दाब लगा के उस वहां से तरलों को क्या करती है, हटाने का काम करती है। जैसे अगर आप पूरा बाल्टी में पानी रख दें और फिर से उसमें ईंट डालने का प्रयत्न करें तो क्या होगा, वो पानी ऊपर बाहर क्या हो जाएगा, गिरने लगेगा। उसका कारण क्या होगा, वो आयतन के बराबर जगह जो है उसको क्या कर लेगा, फुलफिल कर लेगा। तो इसके ही सिद्धांत पे जलयान या मुख्य रूप से देखा जाए पनडुब्बी, ये सब डिजाइन बनाने में काम आता है। या दूध मापी जो होता है, इलेक्ट्रोमीटर आप देखे होंगे, वो किसके सिद्धांत पे कार्य करता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पे काम करता है, जो मुख्य रूप से दूध की शुद्धता की जांच करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखिए दो चीजों को आप याद रख लीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है साफ साफ। एक है हाइड्रोमीटर, एक होता है हाइग्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर से क्या किया जाता है, द्रव का घनत्व मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से द्रव का घनत्व मापा जाता है। और एक होता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर इससे क्या किया जाता है, जल की
जल की क्या किया जाता है, तो इसमें हाइग्रोमीटर से घनत्व और हाइग्रोमीटर से क्या किया जाता है, आर्द्रता मापी जाती है, आर्द्रता। तो जल की आर्द्रता किससे मापी जाती है, हाइग्रोमीटर से, और जल का घनत्व किससे मापा जाता है, तो हाइड्रोमीटर से। इस चीज को बिल्कुल याद रखिएगा, यहां से कंफ्यूजन हो जाते हैं बहुत सारे लोग। तो हाइड्रोमीटर से जल का घनत्व, डेंसिटी ऑफ द वाटर, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ, मुख्य रूप से देखा जाए लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड को मापने के लिए क्या है, हाइड्रोमीटर है। और अगर देखा जाए, मुख्य रूप से देखा जाए किसको, हाइग्रोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो जल का आर्द्रता जो होता है मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो यूरेका मतलब चिल्लाते हुए भागा, जिसका अर्थ होता है, मैंने पा लिया, मैंने बताया ये सारी चीजें, आपको समझ में आया होगा ये सभी चीजें, ठीक। तो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था ये मैंने बताया गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, उसके जो सार्वत्रिक नियतांक है, या मुख्य रूप से देखा जाए क्या क्या उसके नियम है, कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, कैसे कैसे उसका प्रयोग है, भार क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, किसी वस्तु का त्वरण क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हमने कवर किया। आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।